दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई को अपना प्री रीट 4 का एग्ज़ाम होना है साथियों, नए एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल रीट के स्तर के अनुसार आपका पेपर रहेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारा मैटर दिया गया है, तो ज़रूर से ज़रूर इस पेपर को आप अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों हमारे नए एप्लीकेशन पर और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको आप ले सकते हो। और आगे जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम आएगा उसमें रीट की साइंस और मैथ्स दोनों में आपको वहाँ करवाऊंगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से वहाँ पर आपको साइंस और मैथ्स जो वो करवाई जाएगी। चलिए साथियों, स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में जो अपने फ्री टेस्ट चल रहे हैं हमारे नए एप्लीकेशन पर, उसमें अपना केमिस्ट्री का पदार्थ की संरचना का टेस्ट नंबर 2 आज रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को। पहला आपका प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने से नए पदार्थों का निर्माण होता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रियाओं के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं। तो देखिए, परमाणु कभी भी इस प्रकार से एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में बदल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक आपका कथन सही है, जबकि आपको पूछा क्या कथन सही नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। केवल दूसरा कथन आपका गलत है, बाकी पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 2 है, आयनिक बंध के निर्माण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आयनिक बंध के निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मक तथा एक तत्व विद्युत धनात्मक होना आवश्यक है। दूसरा, एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तथा दूसरे तत्व के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखिए आयनिक बंध के निर्माण में एक तत्व विद्युत ऋणात्मक और एक तत्व विद्युत धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए जैसे NaCl की बात करें, अपन NaCl की बात करें तो NaCl में Na+Cl- ये होते हैं, ठीक, आयन होते हैं। तो एक तो आयन क्या धनात्मक और दूसरा क्या है ऋणात्मक आयन है। एक तो क्या है धनात्मक और दूसरा क्या साथियों ऋणात्मक है। इसलिए जो पहला जो कथन है आपका वो देखिए बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है, एक तत्व की अंतिम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तथा दूसरे तत्व की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जो साथियों होने चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 3 जो है वो इसका सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। क्या होता है जब एक रासायनिक आबंध बनता है ना, रासायनिक आबंध बनता है तब क्या होता है? पहला, ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होगी, अवशोषित ऊर्जा की अपेक्षा अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उसके बाद में ऊर्जा न तो अवशोषित होती है और न ही मुक्त होती है। और डी है, ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। तो देखिएगा इसका उत्तर होगा ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। जब भी आयनिक बंध बनता है हमेशा ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ठीक है, ये आबंध रासायनिक संयोग के बाद बनते हैं। कौन से? आयनिक बंध। ठीक है, तो रासायनिक बंध जो है वो साथियों रासायनिक संयोग के बाद बनते हैं तथा परमाणु अपने से सबसे पास वाली निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें धारण कर लेता है। ठीक है, तो ऊर्जा हमेशा इसमें क्या होती है, निर्मुक्त होती है। और ये आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही यहाँ पर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, नहीं त्यागे जाते, बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन साथियों त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो ये गलत कथन है। दूसरा, तीसरा कथन है ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। फिर है चौथा, ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों सही हैं, बाकी 2 और 4 ये दोनों कथन गलत हैं। देखिएगा, देखिए पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व या मूलक को ग्रहण करने अथवा हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं साथियों। ठीक है, तो पहला कथन इसलिए सही है यहाँ पे। और पदार्थ द्वारा
हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण किया जाता है, किसमें? अपचयन में। ठीक है साथियों, इसके अलावा ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, जबकि अपचायक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। तो 1 और 3 ये आपके यहाँ पे कथन जो है वो साथियों सही रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? देखिए, ऊंचाई पर जाने पर क्या होगा, जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब जो है, दबाव या दाब कम हो जाता है और अतः उबलने का बिंदु जो वो साथियों नीचे आ जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका कथन बनेगा। ऑप्शन आपका ए सही रहेगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। दूसरा, उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है और इनमें से कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर कुछ अभिक्रियाओं में अभिकारक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में है, ये देखिए, सूर्य के प्रकाश को अपन एज ए उत्प्रेरक काम में ले सकते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि पहला कथन सही है, आपको पूछा कथन सही नहीं है। दूसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो आपकी उत्क्रमणीय नहीं है ना, बल्कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। भाई वापस तो NaCl Na प्लस Cl से NaCl बन गया, अब NaCl से Na प्लस Cl थोड़ी बना सकते हैं अपन, ऐसा नहीं हो सकता। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है उदासीनीकरण। ठीक है, तो निश्चित ही यहाँ आपका जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण, ये गलत कथन है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन आपका 2 होगा, केवल 2। ठीक है, ये होगा। प्रश्न नंबर 7 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? यह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। दूसरा है, यह अभिक्रिया के वेग को घटाता है। तीसरा है 1 व 2 दोनों। और चौथा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं डालता। तो देखिए, धन जो उत्प्रेरक है वह रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर इसका रहेगा। एक ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। इसके बाद में अगर बात की जाए, अगला आपका प्रश्न है, संक्षारण अथवा ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा, इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। देखिए, बिल्कुल सही पॉइंट है। ऑक्सीकरण ऑक्सीजन से क्रिया करके है ना, चांदी के ऊपर काली परत आ जाती है नमी की वजह से, तांबे पर हरी परत आ जाती है एक प्रकार से, लोहे पर जंग लग जाता है ना। और इन सब प्रभावों से बचने के लिए क्या करते हैं, चिप्स में फफूंद वगैरह न लगे, है ना, क्योंकि अगर थैली के अंदर, पैकेट के अंदर ऑक्सीजन रहेगी तो नमी की वजह से ऑक्सीजन और नमी की वजह से साथियों चिप्स पर क्या लग जाएगी, फफूंद लग जाएगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है, जो कि एक निष्क्रिय गैस है। ठीक है, ये अभिक्रिया नहीं करती है, तो इसलिए ये पॉइंट भी सही है। तो यहाँ दोनों ही कथन सत्य हैं, आपके दोनों कथन सत्य हैं, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा साथियों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है, चलिए देखते हैं। आपको एक अभिक्रिया दी गई है, लेड ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करवाई गई है, फिर लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। अभिक्रिया बिल्कुल संतुलित है। ठीक है, और इस संतुलित अभिक्रिया के लिए पहला कथन दे रखा है, सीसा अपचयित हो रहा है। दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। सी का कथन है कार्बन उपचयित हो रहा है। और लेड ऑक्साइड, डी कथन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो सबसे पहली बात सीधा अपन देख लेते हैं, जो आपका लेड ऑक्साइड है, ये लेड ऑक्साइड बदल रहा है लेड में, यानी कि ऑक्सीजन इसका हट रहा है। और ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है साथियों?
अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद में कार्बन में देखिए क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। उपचयन को ही बोलते हैं अपन ऑक्सीकरण। उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अब देखिएगा, हाँ, सीसा अपचयित हो रहा है। क्या सीसा अपचयित हो रहा है? देखिए सीसा मतलब पीबी, लेड, तो पीबी थोड़ी अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो ये आपका गलत कथन है। बी क्या है आपका कथन? बी है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा साथियों। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं हो रहा है। तो ये भी बी कथन भी गलत है। सी है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो बिल्कुल सही पॉइंट है सी का। फिर है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड यानी कि ये पीबीओ है ना, ये अपचयित हो रहा है। अपचयित यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, तो बिल्कुल सही है, निकल रही है यहाँ पर, तो ये पॉइंट भी सही है। सी और डी के कथन तो सही हैं और ए और बी के कथन आपके गलत हैं। असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ए एवं बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, ये एक अभिक्रिया आपको दी गई है। इस अभिक्रिया को देख करके बताइएगा कि ये अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो साथियों देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो मित्रों ये अभिक्रिया जो रहेगी ये विस्थापन अभिक्रिया रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो Fe आपका है ना, लोहा है, उसको रिप्लेस कौन कर रहा है साथियों? एल्यूमिनियम कर रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो लोहे से अधिक क्रियाशील धातु है। तो विस्थापन अभिक्रिया भी यही कहती है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को एक प्रकार से उसकी यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एल्यूमिनियम जो वो आयरन से अधिक क्रियाशील धातु, इसलिए आयरन को प्रतिस्थापित साथियों कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया काम में आएगी। संयोजन अभिक्रिया आप जानते हो, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण एवं जल बनता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखिए कैसे? लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, यानी कि लोह चूर्ण लिया, उस पर हमने क्या डाला? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो क्या बनेगा? देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन है उसको विस्थापित कर देगा कौन? आयरन। ठीक है, क्योंकि आयरन अधिक जो है वो साथियों क्या क्रियाशील है। तो अगर लोहा अधिक क्रियाशील है तो हाइड्रोजन को ये विस्थापित करेगा, तो ये बन जाएगा FeCl। ठीक है, FeCl2 और संतुलित समीकरण लिख देता हूँ, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ये बनेगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड। ठीक है, ये बनेगा, ये इसकी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया रहेगी। ठीक है साथियों, एप्लीकेशन में जब आप इस टेस्ट को करोगे, सॉल्यूशंस में जाओगे, तो साथियों आपको जो अभिक्रिया यानी कि जो क्रियाशीलता है ना, उसका क्रम आपको देखने को मिलेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु है, कौन सी गैस है ना, कम क्रियाशील कौन सी, अधिक क्रियाशील कौन सी, मध्यम क्रियाशील कौन सी है, वो सारी की सारी एक टेबल आपको मिलेगी, वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से ज़रूर एप्लीकेशन में भी देखिएगा, वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशंस लिखे हुए मिलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न 12 का। रासायनिक समीकरण के बारे में सही कौन सा कथन है? देखिएगा, पहला है अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, अभिकारक को हमेशा बाईं तरफ लिखा जाता है और उत्पाद को हमेशा दाईं तरफ लिखा जाता है, और उनके बीच में भी योग का निशान जो वो साथियों लगता है। तो दोनों कथन सही हैं ऊपर वाले। फिर तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है या अभिक्रिया की होने की दिशा को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, जो तीर होता है इसका जो सिरा होता है, जो एक प्रकार से तीर का सिरा किधर होता है? उत्पाद की तरफ होता है। तो ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका उत्तर जो वो साथियों रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। साग सब्जियों, यानी कि ये जो साग सब्जियाँ क्या, वनस्पतिक द्रव्य यानी वनस्पतिक पदार्थ हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ। ठीक है, ये द्रव्य नहीं है, द्रव्य है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, साग सब्जियों का अपघटित होकर के है ना कंपोस्ट बनाना ऊष्मा शोषी का उदाहरण है या ऊष्मा क्षेपी का उदाहरण है? ऊष्मा शोषी का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसके होने में
ऊष्मा ली जाती है और ऊष्मा क्षेपी यानी कि ये अभिक्रिया जब होती है तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऐसे अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और साग सब्जियों का विघटन होकर के कंपोस्ट बनना साथियों क्या कहलाता है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 है NaOH + H2SO4, इससे ये समीकरण बना और इस समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। देखिएगा संतुलित करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक मैंने आपको बता रखी है साथियों। उस टेक्निक की सहायता से बहुत ही आराम से इसको संतुलित किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। देखिए जो अभिकारक हैं उनको लिख लेते हैं। अभिकारक में यहाँ मैंने लिखा Na को, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा कलरफुल कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ जी, इधर लिख लेता हूँ मैं आपके जो अभिकारक हैं उनको। सोडियम को लिख लिया, सोडियम के कितने हैं, सोडियम 1 है, ठीक है। इधर इस साइड में आपका यहाँ पर ये देखिए, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, बस ये लिख लिया। फिर इधर हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ लिख दिए 2। और फिर आपका SO4 या सल्फ़र को अपन अलग अलग लिख लेते हैं। S आपका सल्फ़र यानी कि यह आपका 1 और ऑक्सीजन यानी कि ये कितने हैं, 4 अणु हैं, ठीक है। ये लिख लिए साथियों हम लोगों ने। अब उत्पाद की बात की जाए तो उत्पाद में आपका Na2, ठीक है। Na कितने हैं, 2 हैं। S कितना आपका, 1 है। O कितना आपके, 4 हैं, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में साथियों अपन H2O है, इसको लिखेंगे। H2O में H कितने हैं, 2 हैं। O कितने हैं, 1 है, ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम इनको संतुलित करेंगे और संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखिएगा। यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है और इधर भी देखिए, इधर क्या है, सोडियम कितने हैं, 2 हैं। सोडियम यहाँ कितने हैं, 2 हैं। मतलब आपको यहाँ पर भी सोडियम 2 बनाने पड़ेंगे। यहाँ सोडियम 2 हैं, देखिए पूरे में, इसमें उत्पाद में सोडियम कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ अभिकारक में सोडियम 1 ही है, तो 2 कहाँ से आए, यानी कि सोडियम यहाँ 2 करने पड़ेंगे। 2 करने पड़ेंगे तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो पूरा कोष्ठक गुणा होगा, यानी कि सोडियम यहाँ 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गए और हाइड्रोजन भी यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए साथियों, ठीक है। ये 2 हो गए। अब देखिएगा, अब अपना टिक लगा लेते हैं अपन जो संतुलित हो चुका उसको, यानी कि सोडियम जो है वो दोनों तरफ संतुलित हो चुका है। इसके अलावा देखिए सल्फ़र यहाँ 1 है, यहाँ पर भी सल्फ़र 1 है, तो ये भी सल्फ़र भी यहाँ पर क्या संतुलित हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं इनमें, ठीक है। तो सल्फ़र संतुलित है, सोडियम संतुलित है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ कितने, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर है आपका 4, तो ये रहे, 1 ये रहा, 5 है, और इधर 4 ये रहे और 1 ये रहा आपका, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर 1 नहीं है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन, तो 4 तो ये रहे और ये 2 हो चुके हैं ना, 4 और 2 6 हैं यहाँ पर, और यहाँ ऑक्सीजन 4 और 1 5 हैं। तो साथियों ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है, संतुलित करने में दिक्कत आ सकती है थोड़ी सी, इसलिए मैं ऑक्सीजन को बाद में कर लेता हूँ। एक बार मैं हाइड्रोजन को देख लेता हूँ। जिन परमाणुओं की संख्या कम मात्रा में है उनको हम पहले संतुलित करेंगे। तो हाइड्रोजन की देखिए कितनी मात्रा है यहाँ पे, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 हैं इधर, और इधर हाइड्रोजन कितने आपके, 2 ये रहे, है ना, 2 ही हैं। मतलब इधर कितना बनाना पड़ेगा आपको, 2 हाइड्रोजन और देना पड़ेगा। तो इसको पूरे को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हाइड्रोजन हो गए 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो हाइड्रोजन अब देख सकते हैं आप संतुलित हुआ कि नहीं हुआ। हाइड्रोजन देखिए संतुलित यहाँ पर हो गया, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, टोटल 4 हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर भी कितने हैं, 4। तो हाइड्रोजन संतुलित हो चुका है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ठीक है, यहाँ पर ये 4 है, 4 और 2 6, ऑक्सीजन कितना कुल मिला के 6 है ऑक्सीजन, ठीक है। और इधर ऑक्सीजन कितने, देखिए 2 तो ये रहे और 4 ये रहे, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 6 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 6 है। यानी कि ऑक्सीजन भी दोनों जगह बराबर आपके हो चुके हैं। यानी संतुलित इक्वेशन क्या होगा, यानी कि आपको यहाँ तो लगाना है सिर्फ 2, 1 मिनट, हाँ जी, संतुलित करने के लिए यहाँ आपको 2 लगाना है और यहाँ आपको 2 लगाना है, बस बाकी इक्वेशन आपकी फिर संतुलित पूरी हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से इस प्रश्न को बहुत आसानी से आराम से जो वो किया जा सकता है।
ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको बहुत अच्छे से आराम से सब कुछ समझ में इसमें आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए रासायनिक सूत्र बनाने भी मैंने आपको बताए हैं, मूलक आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैग्नीशियम Mg2+ आयन होता है, ठीक है, और क्लोरीन आपका Cl- होता है। अब देखिए जब भी रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, 2+ है ना, 2 ये हैं, क्लोरीन के लिए एक माइनस में है तो एक अपन लिख लेंगे ऊपर, ठीक है। अब देखिएगा ये 2 तो चला जाएगा, Cl के पास एक आ जाएगा Mg के पास, तो Mg और Cl2, Mg1 Cl2 ये बनेगा, तो 1 को दिखाते नहीं तो Mg Cl2, ये इसका जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र रहेगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या ज्ञात करो। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कणों की संख्या ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आराम से इस प्रश्न को भी किया जा सकता है। कैसे करेंगे देखिएगा। देखिए साथियों, मैंने मोल अवधारणा जब आपको पढ़ाई थी, अणु की संख्या, कणों की संख्या, आयनों की संख्या, है ना, जब भी ज्ञात करनी हो अवोगाद्रो संख्या का अपने को पता होना चाहिए, मोल अवधारणा का अपने को पता होना चाहिए। मोल अवधारणा क्या है? मोल अवधारणा में मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला, मोल बराबर क्या बताया था, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान बराबर दिए गए कणों की संख्या, कणों की संख्या, और बटा में आ जाएगा आपका अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, ठीक है। इसके अलावा बराबर में एक और चीज़ लिखवाई थी, वो था NTP पर गैस का आयतन बटा 22.4। ये फॉर्मूला भी अपन मोल निकालने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अपना प्रश्न, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, अणु की बात की जा रही है साथियों, 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में, अगर यहाँ परमाणु होता ना तब तो O ही लेते अपन, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन अणु है इसलिए O2 लेना पड़ेगा इसको, तो ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु की बात की जा रही है, उसमें कणों की संख्या बतानी है। तो देखिए यहाँ पर कणों की संख्या बतानी है तो किस प्रकार से हम करेंगे अपने को, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ काम में लेना पड़ेगा। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान कितना है साथियों, यहाँ पर 8 ग्राम है, ठीक है, 8 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान हम O2 का निकाल लेंगे, फिर दिए गए कणों की संख्या अपने को पूछी है, अवोगाद्रो संख्या का मान हमें पता है, वो इस फॉर्मूले में रख देंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। तो दिया गया द्रव्यमान इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, तो स्मॉल m का मान यहाँ पर क्या है, 8 ग्राम है, ये तो आपको दिया हुआ है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है ऑक्सीजन का, तो देखिएगा ऑक्सीजन का जो मोलर द्रव्यमान है, ऑक्सीजन को अपन 8O16 इस प्रकार से डिनोट करते हैं साथियों, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा, 16 गुणा 2, 16 दूनी 32, भाई ये द्रव्यमान संख्या है ना। परमाणु की, ऑक्सीजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है, ठीक है। तो 16 को 2 से O2 है इसलिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, ये 16 दूनी 32 बनेगा, 32 ग्राम आएगा, ठीक है। तो कैपिटल M का मान 32 ग्राम आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो अवोगाद्रो संख्या होती है, अवोगाद्रो संख्या जिसको N से डिनोट हम करते हैं, ये N का मान क्या आ जाएगा आपका, अवोगाद्रो संख्या को N से नहीं, सॉरी, सीधा मान ही लिख लेते हैं, इसको N से डिनोट करने की जरूरत ही कहाँ है ना। कणों की संख्या को N लिख लेते हैं अपन। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या का मान सबको पता है कितना होता है साथियों, 6.023 गुणा 10⁻23, यही होता है अवोगाद्रो संख्या का मान, ठीक है। अब ये मान इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो यहाँ रखेंगे तो दिया गया द्रव्यमान वो कितना है, 8 बटा मोलर द्रव्यमान वो कितना है, 32 बराबर आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है जो हमने n मान रखी, और अवोगाद्रो संख्या का मान है 6.023 गुणा 10⁻23, ये 8 चौक 32, और ये n की वैल्यू आ जाएगी 6.023 गुणा 10⁻23, और बटा में कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये बनेगा 1.5 गुणा 10⁻23, ये आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों रहेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में है, कोई भी प्रश्न आ जाए,
कोई भी प्रश्न आ जाए मोल अवधारणा से संबंधित गलत नहीं होगा। बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है वीडियो लेक्चर्स में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अगर आपको डाउट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको। प्रश्न नंबर 17 क्या देखिए, निम्न में से मिश्रण है, मिश्रण को छांटना है अपने को। निम्न में से मिश्रण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम, कैल्शियम कार्बोनेट या रक्त। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सोडियम हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ये इनमें कोई भी मिश्रण नहीं है। रक्त जो है वो साथियों क्या है, मिश्रण है। तो यहाँ उत्तर जो बनेगा वो रक्त बनेगा, रक्त, ठीक है, ये मिश्रण रहेगा। अब बात करते हैं, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था ये तो, प्रश्न नंबर 18 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और अगला है आपका नाइक्रोम। तो देखिएगा बहुत ज़्यादा कठोर और तन्य पूछा है तो इनमें ऑप्शन में रहेगा नाइक्रोम, ठीक है। नाइक्रोम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये बहुत ज़्यादा तन्य धातु होती है, ठीक है। तो नाइक्रोम इस प्रश्न का साथियों उत्तर अपने को लगाना पड़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता या सीसा जस्ता। तो देखिए अमलगम किसको कहते हैं? पारा जस्ता को, जो पारा जस्ता की मिश्र धातु होती है उसको अमलगम साथियों कहा जाता है। पारा एवं चांदी के मिश्रण को साथियों दांत के छेदों में भरा जाता है, ठीक है। तो पारा जस्ता यहाँ पर उत्तर होगा। अमलगम किसको बोलते हैं? पारा जस्ता को बोलते हैं, ठीक है। चलिए टाका एक मिश्र धातु है, टिन तथा शीशे की, टिन तथा तांबे की, टिन तांबे तथा जस्ते की या तांबे तथा शीशे की। तो टिन और शीशे की जो मिश्रित धातु है जिसमें टिन जो है ना, टिन जो है वो 32% होती है और शीशा जो उसमें 68% साथियों शीशा होता है, ठीक है। ये टाका या सोल्डर कहलाता है ना, सोल्डर, जिससे अपन एक प्रकार से जैसे रेडियो वगैरह, टीवी वगैरह के जो मिस्त्री होते हैं ठीक करने वाले, वो सोल्डर का तार कोई काम में लेते हैं। तो वो जो वो साथियों जो टाका है या सोल्डर है वो किसकी मिश्र धातु है? टिन और शीशे के, जिसमें शीशा 68% है और टिन जो उसमें 32% होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन के लिए सत्य है? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं तथा उत्क्रमित हो सकते हैं। अगला है भौतिक परिवर्तन के दौरान अवयवों का संगठन परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा अवशोषित व उत्सर्जित होती है और भौतिक परिवर्तन के दौरान तत्वों का यथार्थ समाप्त हो जाता है। तो देखिए सत्य कथन पूछा है तो ऑप्शन ए ही सही होगा, बाकी सारे कथन बिल्कुल गलत हैं। रासायनिक परिवर्तन के आपके गुण रहेंगे सारे के सारे तीनों, बाकी ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और ये उत्क्रमित हो सकता है साथियों। जैसे भौतिक परिवर्तन का कोई एग्जाम्पल अगर आप देना चाहो, जैसे बर्फ़ है वो पिघल के पानी बन गई, उसको पानी को दोबारा जमा दीजिए वो बर्फ़ बन जाएगी। प्रश्न नंबर 22 आपका, निम्न में से कौन से रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करते हैं? लोहे का चुंबकन, द्रव्य का संघनन, ईंधन का ज्वलन, लोहे में जंग लगना। तो देखिए साथियों लोहे का चुंबकन ये आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इसका चुंबकीय गुण नष्ट होने के बाद में इसमें पुनः चुंबक का गुण लाया जा सकता है चुंबक के संपर्क में ला करके। तो ये जो चुंबकन है ये निश्चित तौर पे क्या है साथियों? भौतिक गुण है, भौतिक परिवर्तन है। द्रव्य का संघनन, तो द्रव्य का संघनन साथियों वो भी क्या है? आपका भौतिक गुण है। ईंधन का ज्वलन और लोहे में जंग लगना, जंग लगने के बाद लोहे को यानी कि एक प्रकार से जो हानि हो गई उसकी पूर्ति नहीं हो सकती और ईंधन जो जल जाता वो कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता दोबारा। तो 3 और 4 ये दोनों के दोनों रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करेंगे। तो ऑप्शन आपका 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर उत्तर जो है वो सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है? सोडियम क्लोराइड है ना, और सिलिका SiO2 जिसको सिलिका SiO2, फिर है लेड नाइट्रेट और अगला है आपका प्लेटिनम तार। गर्म करने पर जो रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है वो है साथियों लेड नाइट्रेट
और लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 की होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है अपने को। तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में बात करें तो पहला है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। देखिए, प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब ये 7 रंगों की किरणें जब वापस से प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये श्वेत रंग की किरण भी प्राप्त हो जाती है। तो ये तो एक भौतिक परिवर्तन है। फिर है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। जो सब्जी पक गई उसको वापस उसी रूप में ला सकते हो क्या? कभी नहीं ला सकते। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फिर है गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। वापस से गीली कर दो, मुलायम हो जाएगी। ठीक है, तो गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिर है नमक का पानी में घुलना, भौतिक परिवर्तन है। तो सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो है पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन। देखिए, क्रिस्टलन कभी भी आ जाए भौतिक परिवर्तन ही होगा। क्रिस्टलन किसी भी चीज़ का हो भौतिक परिवर्तन ही होता है, याद रखिएगा। फिर है बर्फ़ का गलना। बर्फ़ का गलना, गल गई तो दोबारा जमा दीजिए, बर्फ़ बन जाएगी वापस से, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। दुग्ध का दही बनना, दही से वापस दूध नहीं बन सकता कभी भी, इसलिए ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो केवल 3 इस प्रश्न का जो वो साथियों उत्तर जो वो रहेगा। फिर है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड में आयोडीन को पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, छानन द्वारा या आसवन द्वारा। तो साथियों आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड में से आयोडीन को ऊर्ध्वपातन के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जिसमें ठोस जो अशुद्धियाँ हैं, भाई ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण में ऊर्ध्वपातन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधा वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए बदल जाता है, यानी कि ठोस से सीधा वाष्प अवस्था में इसमें बदल जाता है। और ठोस जो अशुद्धियाँ उनको दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। किन पदार्थों के लिए? वे पदार्थ, यानी कि अशुद्धियाँ किस रूप में होनी चाहिए? ऐसे पदार्थ अशुद्धियों के रूप में होने चाहिए जो गर्म करने पर ठोस से सीधा वाष्प अवस्था में बदल जाएं। तो ये ऊर्ध्वपातन विधि के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ ऑप्शन आपका बनेगा, क्योंकि आयोडीन ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। फिर है दूध को प्रबलता से मथने पर इसमें क्रीम पृथक हो जाने का क्या कारण है। तो ये साथियों जो काम है ये अपकेंद्रीय बल पर आधारित है ना। वॉशिंग मशीन जो है वो भी अपकेंद्रीय बल पर आधारित है, और दूध को प्रबलता से मथने पर उसमें से जो क्रीम बाहर आती है वो भी क्या है? अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। ठीक है, फिजिक्स का प्रश्न है, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा इसको भी आप, क्योंकि परिवर्तनों के अगर अपन परिवर्तन की बात करें तो वहाँ उसमें इस टॉपिक को अपन लोग पढ़ सकते हैं। 28 का प्रश्न आपका, निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संगठन और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। दूसरा आपका कारण आर है, भौतिक परिवर्तन में अवस्थाओं तथा रंग में अंतः परिवर्तन होता है। देखिए, पहला आपका जो कथन है वो क्या है? द्रव्य में भौतिक परिवर्तन इसके संघट और प्रकृति में परिवर्तन लाते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन कभी भी संघट और प्रकृति में परिवर्तन नहीं लाते हैं साथियों। केवल एक प्रकार से भौतिक जो भौतिक परिवर्तन वो होते हैं, जैसे अवस्था है, उसकी आकृति है, माप है ना। रंग में अंतर परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो कारण है वो तो सही है, लेकिन ये जो कथन है ये गलत दिया हुआ है। तो कारण ए तो आपका कथन ए तो सही है, परंतु आर जो है, जो रीजन है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का जो वो साथियों उत्तर जो वो आपका बनेगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न 29 है, आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आसवन मिश्रित द्रव्य के अवयवों को पृथक करने की विधि है। 2, यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है। ठीक है, और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह पूछा है। तो देखिएगा, आसवन मिश्रित द्रव्य के अवयवों को पृथक करने की विधि है, ये आपका गलत कथन यहाँ पर रहेगा। ठीक है,
क्योंकि देखिए पृथक करने की विधि, यहाँ क्या लिखा है, आसवन हाँ, आसवन के संदर्भ में कथन 2 देखिए सत्य नहीं है, क्योंकि आसवन पृथक्करण की रासायनिक नहीं भौतिक विधि साथियों मानी जाती है। एक मिनट, यहाँ पर आपको क्या चुनाव करना था, सत्य नहीं है। हाँ, आसवन मिश्रित द्रव्य के अवयवों को पृथक करने की विधि है। भाई पृथक तो कर ही सकते हैं, ये पॉइंट तो सही है साथियों, है ना। और यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है, माफ़ी चाहूँगा, रासायनिक विधि नहीं है, ये भौतिक विधि है। तो केवल दूसरा कथन गलत है यहाँ पर, बाकी पहला तो सही है। भाई अवयवों को तो पृथक करते ही अपन आसवन विधि से, लेकिन ये रासायनिक विधि नहीं है, ये क्या भौतिक विधि है। आसवन प्राय किसी मिश्रित द्रव्य के अवयवों को उनके वाष्पन सक्रियताओं के अंतर के आधार पर अलग करने की विधि है। जैसे पानी का आसवन करने से उसमें उपस्थित अशुद्धियाँ जैसे नमक आदि निकल जाते हैं, तो ये आसवन विधि कहलाती है साथियों। ये भौतिक विधि है, रासायनिक नहीं है। तो केवल यहाँ पर 2 आपका असत्य कथन रहेगा। प्रश्न नंबर 30 है, प्रभाजी आसवन, निर्वात आसवन और भंजक आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। पहला है आपका, प्रभाजी आसवन मिश्रण में से क्वथनांक भिन्न द्रव्यों को पृथक किया जा सकता है। फिर निर्वात आसवन ने भभके और संघनित्र के भीतर की वायु पंप द्वारा निकाली जाती है। तीसरा कथन है, कोयले का आसवन भंजक आसवन का उदाहरण है। तो देखिए ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ध्यान में रखिएगा इनको। तो ये सभी इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों ये आपके 30 प्रश्न समाप्त होते हैं और पदार्थ की संरचना से संबंधित अपने लगभग 55 क्वेश्चन साथियों हो गए इस टॉपिक से संबंधित, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निश्चित ही इनमें से कुछ प्रश्न आपको एग्ज़ाम में इसी जो आपको जो सॉल्यूशन दिए हैं वो, या इनमें से 2-3 प्रश्नों को मिलाकर कोई एक प्रश्न बन जाए, यानी कि इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न या इन्हीं में से कोई प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को निश्चित तौर पर मिल सकता है। अलग प्रश्न भी आ सकता है, उसको भी आप आराम से हल कर सकते हैं निश्चित तौर पर, ठीक है। तो इस प्रकार से पदार्थ की संरचना का टॉपिक आपका समाप्त होता है। अब अपन जो रासायनिक पदार्थ जो आपके होते हैं उनके ऊपर आधारित, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह है ना, इनके ऊपर आधारित टेस्ट अपने आगे आएंगे। और टेस्ट जो आगे आने हैं उनको मैंने साथियों अपलोड भी कर दिया है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं, उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अम्ल एवं क्षार लवण का टेस्ट आप दे चुके होंगे। ऑक्सीजन तथा ऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनसे संबंधित टेस्ट भी आज आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद कार्बन और उसके ऑक्साइड, ईंधन से संबंधित, फिर सौरमंडल से संबंधित, रेसे प्लास्टिक तथा कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट, और भी आपके जो एक आधा टॉपिक बचा उसका टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड ज़रूर से ज़रूर करवाएंगे। तो नए एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको साथियों ऐसे टेस्ट, शानदार टेस्ट देने को मिलते रहें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और मैथमेटिक्स के टेस्ट भी आपके लिए कुछ फ्री टेस्ट भी लेकर के आऊँगा, चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। और साथियों आपको बताना चाहूँगा, प्री रीट 4 का एग्ज़ाम चल रहा है, उसको आप ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।